हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, रेट लो, दर नियम। अपन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कर रहे हैं, 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका पहला लेक्चर हुआ था। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और बेटा कुछ अपन ने क्या किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, रेट लो करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या रेट लो होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। एक तो बातें होती है बेटा थ्योरेटिकली, एक होती है एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल जो बातें होती है उसमें लॉजिक होता है और वो आपको समझाया जाता है कि ये थ्योरी है, ये अपन कंसेप्ट डेवलप करते हैं और उसके लॉजिक्स देते हैं। और एक जो होता है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कुछ कैलकुलेट किए जाते हैं, उससे फॉर्मूले डेवलप किए जाते हैं। वो जो फॉर्मूले होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो पर्टिकुलर डेटा के लिए काम करता है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए चेक किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग डेटा डेवलप किया जाता है, तो वो इतने लॉजिकल नहीं होते। यही होने वाला है अपना किसके साथ, रेट लो के साथ, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से किया गया वर्क है। क्या वर्क है ये देखिए, इसमें बता दिया गया है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, एंड ईच एक्टिव मास इज रेज्ड टू सम पावर और सम नंबर विच आर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो रेट लो है उसके अकॉर्डिंग जो रेट होती है रिएक्शन, वो क्या होती है, उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके एक्टिव मासेस के मल्टीप्लीकेशंस के इक्वल, और वो जो रिएक्टिव मासेस होते हैं उनके ऊपर कुछ पावर होती है, और वो पावर अपन खुद कैलकुलेट नहीं करते, वो कैलकुलेटेड होती है एक्सपेरिमेंट से और अपने को क्वेश्चंस में गिवन होती है, ठीक है। तो ये है रेट। अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, रिएक्शन लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग दोबारा इस चीज को क्लियर करते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए बी बी, प्रोडक्ट बन गया सी सी प्लस डी, ठीक है। ये कोई अपन ने रिएक्शन ली। अब इसके लिए रेट लो लगाना है, तो मैंने क्या बताया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा आपके क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ए का एक्टिव मास मान लिया अपन ने क्या है, ए, क्या है, ए। बी का एक्टिव मास अपन ने मान लिया क्या हो गया, ए बी। मल्टीप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। each raised to some power p and q, each raised to some power p and some power or some number which is experimental calculated। तो सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं। अपन आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं पी और क्यू से रिलेटेड बातें, एक्टिव मास से रिलेटेड बातें। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो यहां पर कॉन्स्टेंट आएगा, उसकी बात। तो तीन बातें अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पी और क्यू से देखते हैं। ये बात तो मैंने बता दिया कि एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होती है, अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहां पर जो पी है ये क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। क्यू क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। पी प्लस क्यू, पी और क्यू का जो बेटा सम होगा, एडिशन होगा, वो होता है रिएक्शन की ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेन बात ये है। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। अब आपके मन में आता है सर ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर क्या बेटा, एक नंबर है बस। ऑर्डर इज जस्ट ए नंबर, ऑर्डर इज जस्ट पावर। क्या है यहां पर, पावर इज ऑर्डर, पावर इज ऑर्डर। तो ये जो पावर होती है वही ऑर्डर होती है, उन दोनों का सम होता है। तो इसमें जरा भी घबराना, टेंशन नहीं लेता कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर की अगर जगह और कुछ वर्ड अपन यूज करते और कोई नेम लिखते तो वो भी हो सकता। तो उस केस में पावर ऑफ, जैसे मैंने ऑर्डर मुकेश बोल दिया, मुकेश ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, पावर ऑफ मुकेश, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये जो पावर है क्या हो जाती है, ऑर्डर। तो इस तरीके से रिलेट कर देंगे, जो पावर दिया होता है उन दोनों का सम क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है, तो इसमें जरा भी अपने को सोचना नहीं, ये दिया हुआ है जस्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है ये मैंने सिंपल से आपको बता दिया गया क्या, कि पी और क्यू क्या है,
ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, इनका दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं बेटा, अपन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर रिएक्शंस करते हैं, जैसे एक लीनियर इक्वेशन हो गई क्या, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की ए की पावर है तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको क्या बोल दिया, सेकंड ऑर्डर। नाम उसका कुछ भी देते, जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो इसके अकॉर्डिंग अपन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते थे, जस्ट वहां पर हमेशा से ही बात चली आ रही है क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर। उसी तरीके से यहां पर आपको नाम दिया गया है ऑर्डर। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट ये सिंपल से मैंने आपको बता दिया ऑर्डर। और अच्छे से बात करेंगे लेकिन चैप्टर सॉरी इस लेक्चर के लास्ट। सेकंड है अपने पास क्या, एक्टिव मास। अब आपके लिए क्वेश्चन कि ये एक्टिव मास होता क्या है, एक्टिव मास क्या होता है, तो आप सोचोगे कि ऐसा मास दो एक्टिव है ना, सिंपल, तो अपन नाम से ही अपन उसका डेफिनेशन बनाते हैं कि ऐसा मास जो एक्टिव। या फिर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो बोलेंगे किसी सब्सटेंस या फिर किसी सॉल्यूशन के का ऐसा मास जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एक्टिव मास। ये भी सिंपल आप डेफिनेशन दे सकते हो। लेकिन बेटा अगर रियलिटी के अंदर बात करें, एकदम सही से बात करें, तो ये जो एक्टिव मास होता है ये आपको एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता, एक लाइन की डेफिनेशन है ही नहीं। इसको थोड़ा सा आप डीपली समझें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में एक्टिव मास है क्या। ठीक है, तो अभी अपन देख लेते हैं कि एक्टिव मास क्या है। एक लाइन में क्लियर होने वाला नहीं है, अगेन मैं आपको बता देता हूं, तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए एक्टिव मास को समझने के लिए मैं कुछ एक आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा। इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, सिंपल की ये एक्टिव मास है। इसको समझने के लिए एक बार आप थोड़ा सा पुरानी बातें याद करोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर आपने क्या लिखा था, ऐसी जो रिएक्शन बनाई थी तो उसमें क्या किया था आपने, कंसंट्रेशन लिखा था। अब अपन क्या करने वाले, कंसंट्रेशन के साथ में इसको रिलेट करने वाले हैं, वहीं से आपकी कंसेप्ट क्लियर होती। मान लीजिए ये जो एक्टिव मास थे, अभी अपन ने जो रेट लो लगाया क्या था, रेट लो में क्या था, ये ए टू द पावर सॉरी एक्टिव मास ऑफ ए, पी, एक्टिव मास ऑफ बी और क्यू। अब इसको अपन रिलेट करवाएंगे किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है और मोल फ्रैक्शन होता है। इसको समझने के लिए क्या किया गया कि आपके पास एग्जैक्ट एक और डेटा है एक्सपेरिमेंट वाला, कौन सा, जो आपको इससे पहले बताया था मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंट ही था एक तरीके से। कैसा एक्सपेरिमेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, लास्ट की कंसंट्रेशन, टाइम डिवाइड किया तो उससे आपको क्या मिला था, रेट ऑफ रिएक्शन मिला था। उसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे इन बातों की। ठीक है, अपने क्या किया, सबसे पहले यहां पर जो एक्टिव मास था उसकी जगह क्या रख लिया, कंसंट्रेशन लिख ली, इन दोनों क्या लिख ली, कंसंट्रेशन लिख ली। फिर जब उससे रेट कैलकुलेट किए, क्योंकि बेटा ये तो कैलकुलेटेड डेटा है, आपको मिला होगा क्वेश्चन, पता ही होता है। फिर जब उसकी कंसंट्रेशन से जब रेट चेक की तो पता चला कि कुछ एक रिएक्शंस ऐसी थी जिसके अंदर कुछ एक रिएक्शंस ऐसी थी जिसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंटल रेट से ये चेक हो गई, मैच कर गई। लेकिन कुछ एक रिएक्शंस ऐसी थी जिनकी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट वालों के साथ रेट मैच नहीं की, तो मतलब ये 100% सही नहीं है। इसी तरीके से मोलैरिटी को चेक किया गया, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की सबसे पहले मोलैरिटी रखी यहां पे, उसके बाद में क्या किया, मोलैरिटी को रखा इन टर्म्स के एक्टिव मास की जगह, चेक किया गया, अगेन कुछ रिएक्शन को सेटिस्फाई किया और कुछ को नहीं किया, तो ये सही भी हो गई और गलत भी हो गई। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन को चेक किया गया, तो कुछ केस के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल कौन सा जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसके साथ मैच हुआ और कुछ एक रिएक्शन के साथ नहीं हुआ। तो मतलब पंगा ये आ गया कि कंसंट्रेशन ठीक भी है और गलत भी है। लेकिन गड़बड़ क्या आ रही है, गड़बड़ आ रही है इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, जो ये एक्टिव मास होता है किसका, जैसे एक्टिव मास ऑफ ए, इसकी जो कंसंट्रेशन है ए,
इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही तो बेटा फॉर्मूले बनते हैं, ऐसे ही रूल्स बनते हैं, किसी ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए कंसंट्रेशन, जिससे आपको क्या मिल जाए, एक्टिव मास मिल जाए। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ए को भी और बी को भी चेक किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, सेटिस्फाई किया गया इक्वेशन को। सेटिस्फाई करवाने के बाद में आपको जो डेटा मिला वो उसके साथ पहले वाले के साथ मैच कर रहा था। ये एक्चुअल में अपने वैसे लेवल का है नहीं। ये क्या होता है, पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स लेते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं, अलग अलग रिएक्शंस के लिए चेक करते हैं, अलग अलग डेटा लेते हैं। दिखने में आसान है बेटा, लेकिन सभी रिएक्शंस को सेटिस्फाई करवाना इतना आसान नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से चेक करते हैं, और जिसका फॉर्मूला बन जाता है मतलब उसने इसके ऊपर स्टडी कर ली। स्टडी कर ली मतलब उसने अच्छे से स्टडी की है, तो उसका क्या हो जाएगा, पीएचडी डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अभी अपने लेवल पर अपन जो बेसिक लेवल कर रहे हैं उसके अंदर इतना कुछ होता नहीं है, उसमें जस्ट एक्टिव मास को समझाने के लिए कुछ टर्म्स दे दी गई है पहले से ही फिक्स। जैसा कि मैंने बताया क्या है, ये एक लॉ है, एक रूल है डायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स दे दी गई है। उन टर्म्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही आएंगे, ठीक है। तो वो सारी टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मैंने बोला है कि अपने लेवल की अगर बात करें, जैसे 11th और 12th की, और अपने कंपटीशन लेवल, उसमें क्या होता है, ये फिक्स कर दिया गया है कि गैसेज, सोल्यूट, आयंस फॉर सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट के लिए एक्टिव मास क्या लेना है। ये तो मैंने समझा ही दिया आपको कि एक फिक्स टर्म नहीं है, हर जगह अलग अलग तरीके से इसको डील किया जाता है। तो देखिए ये कुछ रूल्स है। एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय, जो मैंने स्मॉल ए लिखा था उसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बताया गया है कि अगर आपको कोई भी गैस दी गई है, 4 गैस, मोलर कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। आपको पता है कि जनरली जैसे एक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अपन ने कंसंट्रेशन को बहुत यूज किया था, पार्शियल प्रेशर भी यूज किया था, लेकिन अपने को हमेशा प्रीफर किसको करना है, कंसंट्रेशन को करना है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, देखिए एग्जांपल से क्लियर करवा देते हैं। आपके पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 और प्रोडक्ट बन गया आपका क्या, HI, ठीक है। अब इसके लिए आपको रेट लो लगाना है, तो रेट लो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, ठीक है, और इज रेज टू पावर P एंड Q। और P और Q बेटा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। अब रेट लो लगाएंगे तो मैंने ये कहा है कि इस केस में आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर P एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 पावर, ये हो जाएगा। दूसरा पार्शियल प्रेशर की बात करें तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर P एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 टू द पावर Q। तो आप इस टर्म को यूज कर सकते हो अगर आपको गैसेस दी गई है, तो मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर को आप बेटा क्या करोगे, यूज। अब सेकंड की बात करें, फॉर सोल्यूट एंड आयंस, ठीक है। आयंस का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर जैसे कोई आयंस है, जैसे आयोडाइड आयन है, और फॉर सोल्यूट मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो अपन इसको डील कर लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल I2 प्लस I माइनस क्या बन गया आपके पास, I3 माइनस। I माइनस क्या बेटा, ये तो आपको पता है एक आयन है और ये एक्वस स्टेट के अंदर है, किसी भी सॉल्यूशन का सोल्यूट है, ठीक है। अब इसके लिए जो टर्म अपन यूज करेंगे रेट, कौन सा, सॉरी रेट लो लगाएंगे, तो उस केस में केवल कंसंट्रेशन यूज करनी है, आपको यहां पर पार्शियल प्रेशर यूज नहीं करना है। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of I2 to the power P and concentration of I minus to the power Q. Again P and Q are some constant क्या, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास सेकंड की। थर्ड की बात करते हैं, एक्टिव मास अगर आपके पास सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर सॉल्वेंट हो, तो
उस केस में अपन क्या करते हैं, तो देख थर्ड वाला जो एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल थे। सिंपल आपको करना है कि हर बार कंसंट्रेशन यूज कर लेना, टेंशन ही ना हो, ठीक है। थर्ड के लिए जो एग्जांपल है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या बना आपके पास, CO2 गैस। इसके लिए रेट लो लगाना है। रेट लो आपको पता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C सॉलिड एंड एक्टिव मास ऑफ O2 गैस टू द पावर P एंड कुछ भी आ गया। लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड है तो उस केस में मैंने क्या बोला, सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो या फिर सॉल्वेंट हो, उस केस में आप उसको इग्नोर करोगे। इसके लिए आपने को कुछ भी यूज नहीं करना है। और मैंने क्या कहा है, ये बेटा जो सॉलिड वगैरह जो भी है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, ठीक है, एकदम फिक्स रहती है पूरी रिएक्शंस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट है। मतलब क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। अब ये भी फिक्स, यहां पर रेट यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, वो भी फिक्स। फिक्स को फिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक फिक्स डेटा आएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, एक्टिव मासेस आर कांस्टेंट एंड आर मर्ज्ड विद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर प्रोपोर्शनल का जो डेटा होगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको अपन यहां पर हटा सकते हैं। तो रेट क्या होगी आपकी, केवल और केवल A of O2 टू द पावर Q, या फिर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहां पर आपको पता है गैस है, गैस के लिए आप बेटा क्या कर सकते हो, O2 कंसंट्रेशन टू द पावर Q, और इसी तरीके से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर। तो पार्शियल प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन दोनों यूज कर सकते हो आप, किसके लिए, गैस के लिए। तो आपको पता लग गया होगा कि एक्टिव मास यहां पर है क्या, बहुत चेंज हो रहा है। जनरली आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन यूज करना है, कुछ भी दिया हो। लेकिन अगर सॉलिड है उस केस में आपको यूज नहीं करना है उससे रिलेटेड एक्टिव मास। क्यों, मान लीजिए देखिए ये रिएक्शन आपके पास, इसमें अगर O2 का प्रेशर चेंज करोगे बेटा, क्या O2 का प्रेशर चेंज करोगे तो उससे रेट में डिफरेंस आता है, रेट चेंज होगी। लेकिन अगर आपने कार्बन जो सॉलिड है उसका अमाउंट चेंज किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपने 1 kg लिया है, 2 kg लिया है, 3 kg है, तो चेंज नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक और एक्स्ट्रा बात बताओ अपने सिलेबस से बाहर की, अगर बेटा मास अच्छे खासे अमाउंट में चेंज होता है तो रेट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही है, लेकिन वो काफी माइनर होता है। तो उसको जनरली अपन स्टडी के अंदर क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हुई अपने यहां पर इससे रिलेटेड बात। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया है, देखिए ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताई है, और साथ में क्या बताया है, बोलिए, एक्टिव मास। मतलब एक्टिव मास एक वेरिएबल टर्म है, जैसे XYZ वो अपने अकॉर्डिंग उसको डील किया जाता है। अब जैसे आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था क्या, रेट लो। रेट लो के अंदर क्या बताया, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, मान लीजिए ये थी AA BB और CC और DD, ये बना रेट को कांस्टेंट की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और रेट के लिए मैंने क्या बता दिया था, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी AP और AB, ये था। अब यहां पर मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये रेट क्या है। आपके लिए कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट अपन ने पहले कैलकुलेट की उसी के साथ मिक्स करवाना है, उसके साथ कंपेयर करने वाले कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट के अंदर कोई डिफरेंस है या फिर एक ही चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर दे दिया क्या, माइनस DA अपॉन DT। सबसे पहले आपको दे दिया क्या, माइनस DA अपॉन DT। ये क्या है बेटा, आपको पता है ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सेकंड आपको दे दिया -1 अपॉन ए DA अपॉन DT। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल आपका रेट ऑफ रिएक्शन। पता ही है जब उसके कोफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं तो इससे क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है।
हेलो, हाँ, मेरे पापा फोन घरा भूल गया। हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद में बात करा दूंगा। हाँ, ठीक। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट से जब डिवाइड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड में अपन क्या कर रहे थे? हाँ, बी से रिलेटेड बात करें तो माइनस डी बी अपॉन डी टी ये, एंड फोर्थ -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। तो आपको बताना है कि ये रेट इनमें से कौन सी है। ये पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज अगेन रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो आपको पता है, ये दोनों रियलिटी में तो इक्वल ही। ये आपको सोच के बताना है कि इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो सोचिए। तो आंसर आपके अलग अलग आए होंगे। मे बी एक कॉमन आंसर होता है कि सर इनमें से तो कोई नहीं, एक उससे भी कॉमन कि सर ये सारे के सारे सही। तो अपन देखते हैं, देखिए क्या है रियलिटी की। यहां पर एक्टिव मास है तो इसको मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ चेंज कर देता हूं। तो यहां पर इसको इक्वल साइन दिया और ये के ए कोई कांस्टेंट दे दिया यहां पर, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर क्यू इक्वल टू, यहां पर ए टू द पावर पी, ये तो सभी में इक्वल रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन यूज करने वाले हैं। ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू, ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर, ये मैंने सारे यहां पर लिखे। अब देखिए यहां पर मैंने कांस्टेंट यूज किया है, क्या? के ए। ये क्या है यहां पर? रेट कांस्टेंट। ये बेटा जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो के लिया जाता है यहां पर, ये तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है। अब बेटा ये ए के लिए अगर अपन ने ए लिया है तो यहां पर के ए होता है, अगर अपन ने बी लिया तो उस केस में क्या होगा? के ये लिया है तो यहां पर के बी होगा, क्योंकि आपको पता है ये ए की डिसअपीयरेंस है तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट लिया जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ठीक है, मैंने अभी क्या बताया है, ये के ए क्या है? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। ये के बी क्या है? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट। यहां पर अगर बात करें, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोनों का क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, तो मैं इसको के आर लिख देता हूं। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर आप तो बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है और यहां पर क्या हो रहा है? अलग अलग लिख रहे हो, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। देखिए ये जो मैंने के ए लिया है, ये कब लिया है? जब इसकी मैंने रेट कौन सी लिया है? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। आपको पता है कि पहले लेक्चर में अपन ने 3 टाइप की रेट बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लोगे तो उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा और ये फिक्स होगा। बी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा और फिक्स होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया आपने दोनों केस में, तो वहां पर क्या होगा? दोनों के केस में रेट कांस्टेंट होगा और वो दोनों का कॉमन ही होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने 3 टाइप की कांस्टेंट बात की है, के ए और के बी और के आर। अगर आप चाहो कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो प्रोडक्ट वाला केस डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि रेट रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करवाना। ठीक है, अब यहां पर 1-2 पॉइंट्स और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखना है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर आपको जो रिएक्टेंट दिया हुआ आता है, सॉरी जिसको आप रेट ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट डील होगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि रेट आपने डिसअपीयरेंस के लिए है या डिसअपीयरेंस के लिए है, और उसमें भी कौन से टर्म के लिए है, ए के लिए है या बी के लिए। अगर ये वाले रेट लिए आपने डिवाइड किया है कोएफिशिएंट से, तो उस केस में ये आ जाएगा। ठीक है,
अब इन तीनों को आप एक दूसरे तीसरे के साथ रिलेट भी करवा सकते हो, के ए, के बी और के आर। ठीक है, कैसे? जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन को अपने इक्वलेट कराया था, वैसे यहां पर देख लीजिए, ये बिल्कुल कॉमन है, ये बिल्कुल कॉमन है, बस यहां पर क्या रहा है, ए से आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए अपन क्या करवाएंगे, देखिए ये ए है, इसको मल्टीप्लाई यहां कर दो, ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, इक्वल होगी। मल्टीप्लाई क्या किया तो क्या है आपके पास, के ए इक्वल टू, बोलिए क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटू के आर। इसी तरीके से इसको इक्वलेट कराओगे तो बी को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इक्वल टू बी इंटू के आर। अब एक साथ इक्वलेट करवाना है तो आप क्या बोल दोगे यहां पे, देखिए के आर इक्वल टू 1 अपॉन ए, के ए इक्वल टू 1 अपॉन बी, के बी। इसको देखते ही आपके माइंड में ये बात क्लियर हुई है कि जो रेट कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एक का, तो उसके कोफिशिएंट को जस्ट अपन उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन की थी, उस केस में भी क्या किया था अपने, जो कोफिशिएंट थे उनको डिवाइड किया था। याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन तीनों का आपने एक साथ रिलेशन भी देखिए। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। नोट क्या है कि ये जो रेट कांस्टेंट है, नोट डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उस केस में कई बार जो रेट होती है वो चेंज हो जाती है, तो आपको जस्ट ये ही यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए एक बार फिर से मैं ऑर्डर की बात करता हूं। ऑर्डर के लिए मैंने बात बताई थी कि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड होता है, अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, इसका नाम बस ऑर्डर दे दिया गया है। ये क्या होता है, जैसे आपने एक्टिव मास की ऊपर की साइड जो पी और क्यू लिखते हैं वो होता है, और उन दोनों का जो एडिशन होता है, जैसे रेट में आपने क्या किया था, एक्टिव मास ऑफ ए पावर पी, एक्टिव मास ऑफ बी पावर क्यू, तो पी प्लस क्यू होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बेटा क्या हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि डिपेंड करता है, पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव 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 भी हो सकता है, प्लस है तो बढ़ भी सकता है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी ये हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल से जब चेक किया गया तो ये आ रहा। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अपन यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो केवल 3 टाइप के ऑर्डर की स्टडी करेंगे। एक तो आपका कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और एक थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अपने लिए जस्ट इतने ही ऑर्डर ध्यान में रखने हैं। तो कैसे, P प्लस क्यू का सम जीरो है तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट के लिए दोनों का सम 1, सेकंड के लिए दोनों का सम क्या होगा 2। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग के अंदर जैसे कोई रिएक्शन है, ये आगे मान लीजिए आपकी ए प्लस बी और यहां पर प्रोडक्ट। यहां पर इसके लिए क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन ने क्या किया था, जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी कंसेप्ट टू द पावर पी एंड क्यू, ये इसकी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी जो अपने एग्जैक्ट सिलेबस में वो क्या होता है बेटा, वो है जब रिएक्टेंट केवल और केवल ए ही लिया गया हो, मतलब बी को इग्नोर करना है। ठीक है, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ए की अगर मैं बात करूं, अपन कर क्या रहे इस चैप्टर में, कंसंट्रेशन का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। स्टार्टिंग में बात करें, याद करो मैंने बोला था रेट लो में क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। तो इस केस में यहां पर डी ए अपॉन डी टी, अगर मैं इक्वल साइन लगाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, के ले लिया रेट कांस्टेंट, और यहां पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
a टू द पावर, यही है बात, समझ में आ रही है। ये dA अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है तो 1 अपॉन ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो वो मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अगर बहुत ज्यादा सही लिखना चाहते हो आप तो क्या करो, यहां पर 1 अपॉन ए करो और यहां पर क्या लिखो, के ए लिखो। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है ये बात, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई एक तरीके से, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए नहीं है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, के आर लिखो या फिर के लिखो, ये बात क्लियर है। अब आपको करना क्या, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का चेंज, तो उसके लिए क्या करना है, ये तो बात क्लियर है कि एक रिएक्टेंट लेंगे, तो उसके लिए ए को इधर ले जाओ कंसंट्रेशन को और टी को ले जाओ उधर, ठीक है ना, कुछ ऐसे जैसे माइनस डी ए अपॉन ए पी इक्वल टू के डी टी। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम का चेंज, सॉरी कंसंट्रेशन का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। और यही क्या अपनी स्टडी है बेटा आगे के पार्ट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या किया है, अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो उससे आपको आ जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। और यही बेटा आज का जो टॉपिक था वही था, क्या था आज का टॉपिक, रेट लो। रेट लो का मतलब कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ। ये अपना आगे बहुत बार करने वाले, बात क्लियर, ठीक है। रिएक्टेंट लेना है एक। अब देखिए एक और पॉइंट, इसकी जो यूनिट होती है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने बात की थी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड। जैसे मान लीजिए आपको ये टर्म ले लिया अपने यहां पर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर, ठीक है। ठीक है, तो इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है किसकी, के की यूनिट। तो आपको पता है कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर अपॉन टाइम इक्वल टू के। और ये क्या होती है आपकी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन टू द पावर पी, ठीक है। अब के इक्वल में अगर इसको लाएंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k ये है तो ये इधर आ जाएगा, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर 1 था, ये p इधर आ जाएगा तो माइनस 1 माइनस p, और ये टाइम नीचे है तो टाइम तो ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स। ये होती है बेटा k की यूनिट। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, अगर बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। P की वैल्यू जीरो होगी तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, K की, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। कई बार क्या होगा, आपको ऑर्डर नहीं दिया होगा लेकिन इसकी यूनिट दी हुई होगी K की, और K की यूनिट तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन। अगर बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई तो उस केस में आपको पता है P की वैल्यू 1 होगी और K की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 0, इसका मतलब K टाइम इनवर्स। अगर टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स दिया हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे बोलिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो P की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 रखेंगे तो यहां पर K इक्वल टू 2 रखिए -1, तो मोल -1 लीटर और टाइम इनवर्स। तो ये हो जाएगी यूनिट किसकी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरीके से आप यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। रेट लो बताया था, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज क्या होता है, एक्टिव मासेज के ऊपर जो पावर होती है उन एक्टिव मासेज का प्रोडक्ट होता है। 3 पॉइंट डिस्कस किए, तो एक तो ऊपर वाली पावर P और Q, वो होती है ऑर्डर, P प्लस Q ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभी मैंने बात करी। सेकंड था उनके ब्रैकेट के अंदर लिखा था, वो क्या होती है, एक्टिव मास। एक्टिव मास कोई फिक्स टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, वो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी। गैसेस के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, और सोल्यूट और आयंस के लिए क्या होता है, केवल कंसंट्रेशन, और प्योर लिक्विड सॉलिड या फिर सोलवेंट है तो उसका आपको कांस्टेंट रहना है, ठीक है।
इसके बाद में अपन बात की थी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में लिया है। ए की डिसअपीयरेंस के रेस्पेक्ट में लिया है तो उस केस में के ए ले लेते हैं, बी के लिए है तो के बी ले लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसको सिंपल के या फिर के आर से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है केवल और केवल टेम्परेचर पर, प्रेशर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर चेंज नहीं करता है। लास्ट में अपन ने बात की थी, इनके लिए अपन केवल एक ही रिएक्टेंट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन होगा वो आगे की स्टोरी है। यूनिट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।